तृतीय सेमेस्टर आपका दूसरा प्रश्न पत्र, जिसमें आज हम देखेंगे जाति। जाति शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण कास्ट होता है। कास्ट यह शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टर से लिया गया है, जिसका पर्यायवाची होता है कास्ट अर्थात जाति। नाम तो जाति है, परंतु यह हमसे कभी भी दूर नहीं जाती है, हमसे कभी अलग नहीं जाती। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक, अर्थात हम जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म जिस जाति में हुआ है, हम मृत्यु तक अपनी सभी क्रियाएं उसी जाति में ही करेंगे और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह होती है जाति। जाति एक सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है। यह सामाजिक स्तरीकरण का रूप है, जिसमें हमें उच्च, निम्न और मध्यम की स्थिति प्राप्त होती है। जैसी हमारी जाति होगी, हमारी जाति का यदि किसी क्षेत्र में प्रभाव होगा या हमारी जाति को किसी क्षेत्र में उच्च माना जाएगा तो हम उच्च जाति के हुए, अगर मध्यम माना जाता है तो मध्यम हुए, या निम्न माना जाता है तो हम निम्न या अपवित्र जाति के हुए। हम जाति की परिभाषा देख लेते हैं। तो मजुमदार और मदान कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात हम ने एक बार जन्म लिया तो हम मृत्यु तक उस जाति के बाहर नहीं जा सकते, अर्थात यह क्या है, बंद व्यवस्था है, खुली व्यवस्था नहीं है। कुले कहते हैं जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम इसे जाति कहते हैं। वंशानुक्रम पर आधारित होना मतलब हमारा वंश हमारे पिता से निर्धारित हुआ, हमारे पिता के पश्चात हम, हमारे पश्चात हमारे पुत्र और उनके पश्चात उनके पुत्र। तो ये एक वंशानुक्रम पर आधारित व्यवस्था है। हमारे दादा ने, हमारे पिता ने, हमने, हमारे पुत्र ने या हमारे पोते ने जिस जाति में जन्म लिया, आने वाली पीढ़ी भी या हमारे पोते का पुत्र भी उसी जाति का सदस्य होगा। अर्थात यह कैसी है, वंशानुक्रम पर आधारित पद व्यवस्था है। हॉवेल कहते हैं अंतर्विवाह और वंशानुक्रम द्वारा प्रदत्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जन्म देना ही जाति है। हमें समाज द्वारा पद दिए जाते हैं जो किस पर आधारित होते हैं, अंतर्विवाह। अंतर्विवाह अर्थात हम हमारी जाति के अंदर ही विवाह करेंगे, जिसे कहते हैं हम अंतः विवाह, ठीक है, या अंतः विवाही, और अंतर मतलब जाति के बाहर। तो ये कैसी व्यवस्था है, अंतः विवाही मतलब जाति के अंदर ही विवाह, और यह वंशानुगत क्रम पर आधारित होती है। पिता से पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, फिर उसके पुत्र को। तो ये थी जाति की परिभाषा। प्रारंभ में भारतवर्ष में जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म पर आधारित थी। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, तो वो उसका वर्ण क्या होगा, ब्राह्मण। और यही यदि कोई सेना में जाना चाहता है तो उसका क्या वर्ण होगा, क्षत्रिय। यदि कोई व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसका वर्ण होगा वैश्य। और यदि कोई इन तीनों वर्णों के यहाँ अपनी सेवाएं देना चाहता है तो उसका क्या वर्ण होगा, शूद्र। परंतु कालांतर में यह व्यवस्था कठोर हुई और वर्ण व्यवस्था न होकर यह जाति व्यवस्था बन गई। अब ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण बनेगा, और क्षत्रियों में भी कई जातियां विभक्त हुई। फिर उसके पश्चात वैश्य में भी कई जातियां विभक्त हुई, उनमें भी कई जातियां बनी, और शूद्र में भी कई जातियां बनी। जो व्यवस्था कर्म पर आधारित थी वह व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी बन सकता था। शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय कुछ भी बन सकता था। परंतु कुछ लोगों ने अपने निस्वार्थ के लिए समाज में अपनी परिस्थिति को ऊंचा रखने के लिए जाति व्यवस्था को प्रारंभ किया और जाति व्यवस्था प्रारंभ हुई। जो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के नाम से कर्म पर आधारित थी, अब वो कठोर होकर जन्म पर आधारित होकर जाति व्यवस्था के रूप में सम्मुख आई। अब हम जाति व्यवस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। जाति की विशेषता है जिसमें प्रथम है जन्म से निर्धारित। यह जन्म से ही प्राप्त होती है। हमें हमारी जाति हमारे जन्म से प्राप्त होगी। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वह परिवार जिस जाति का होगा, हमारी जाति भी वही होगी, और हम मृत्यु तक उसी जाति के सदस्य रहेंगे। इसकी
अगली व्यवस्था है निश्चित व्यवसाय। एक जाति का निश्चित व्यवसाय होता है, उसे वही व्यवसाय करना होता है। यदि किसी जाति का व्यवसाय जूते चप्पल बनाना है तो वह वही व्यवसाय करेगा, किसी का व्यवसाय बालों को काटना है तो वही व्यवसाय करेगा, किसी जाति का व्यवसाय कपड़े सिलना है तो कपड़े सिलने का ही व्यवसाय करेगा, किसी जाति का व्यवसाय सफाई करना है तो वह सफाई करने का ही व्यवसाय करेगा। अर्थात क्या है, जाति की विशेषता एक निश्चित व्यवसाय। फिर उसके पश्चात अगली विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंध। विवाह संबंधी प्रतिबंध अर्थात जिस जाति का कोई पुरुष है वह पुरुष उसी जाति की स्त्री से विवाह करेगा, और यदि कोई स्त्री किसी एक जाति की है तो वह भी क्या करेगी, अपने ही जाति में विवाह करेगी। उसके पश्चात खान पान पर प्रतिबंध। एक ऊंचे जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं कर सकता, उसके यहाँ कुछ खा पी नहीं सकता। वैसे ही निम्न जाति का व्यक्ति ऊंचे जाति के व्यक्ति के यहाँ कुछ खा पी नहीं सकता, भोजन नहीं कर सकता। ये होते हैं खान पान के प्रतिबंध। उसके पश्चात जाति में स्थायित्व। हमने एक बार जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति के हम सदस्य रहेंगे, मृत्यु तक हम कोई दूसरी जाति में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये जो आपका पहला पॉइंट है जन्म से निर्धारण, इसी को यहाँ पर घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया गया है। तो इसी प्रकार की थोड़ी बहुत हम भी परीक्षा में बदमाशी कर सकते हैं, जिससे हमारे पॉइंट ज्यादा दिखे, हमारा लिखा हुआ ज्यादा दिखे। बस थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जैसे या मिलते जुलते पॉइंट आसपास नहीं लिखना है, दूर दूर लिखना है, ठीक है। तो परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए है, आपको इसे विस्तार से समझा के अर्थात इसका विश्लेषण भी करना है। फिर उसके पश्चात है छुआछूत की भावना। जाति में छुआछूत की भावना होती है। निम्न जातियों के व्यक्तियों को अपवित्र माना जाता है और ऊंचे जाति के व्यक्तियों को पवित्र माना जाता है। यदि ऊंचे जाति का व्यक्ति किसी निम्न जाति के व्यक्ति को छू ले तो ऊंचे जाति के व्यक्ति को क्या करना होगा, स्वयं को पवित्र करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, किसी पवित्र नदी के जल से नहाना होगा, अपनी जाति के कुछ लोगों को भोजन करवाना होगा, तभी वह पवित्र माना जाएगा, अन्यथा नहीं। और वैसे ही यदि जानबूझकर कोई नीची जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति को छू लेता है या उच्च जाति के व्यक्ति पर उसकी परछाई पड़ जाती है तो नीचे जाति के व्यक्ति के लिए भी दंड का विधान होता है। और नीचे जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक नलकूपों, कुओं, मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही होती है। उसके पश्चात पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था, हर जाति की एक अपनी पंचायत होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जाति के नियमों को तोड़ता है तो यह पंचायत उसे दंड देती है। नियमों की कठोरता। हर जाति के व्यक्ति को अपनी जाति के अनुसार अपनी संस्कृति, परंपरा, पर्व का निर्वहन करना होता है। यदि कोई अपनी जाति के नियमों को तोड़ता है तो उसे दंडित किया जाता है। तो ये है जाति व्यवस्था। अगला छूट गया था हमारा, तो अगला है सामाजिक संस्करण। अगली विशेषता जाति की सामाजिक संस्करण। सामाजिक संस्करण अर्थात ऊंच नीच की भावना, अर्थात एक क्रम ऊंचे का होगा, दूसरा क्रम मध्यम का होगा, तीसरा क्रम नीचे का होगा, उसका क्रम उससे नीचे का होगा, उसका क्रम। ऐसी जातियों में संस्करण की भावना बनाई है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज को व्यवस्थित करने का कार्य किया है। जाति व्यवस्था ने को व्यवस्थित तो नहीं किया है पर संस्करण किया है, जिसने समाज को टुकड़ों में बांट दिया है। ऊंचा, कोई उससे नीचा, कोई उससे नीचा, कोई उससे नीचा, कोई उससे नीचा। इस प्रकार की जाति व्यवस्था में संस्करण की व्यवस्था की है। अगला है हम देखते हैं जाति प्रथा के गुण या कार्य। जाति प्रथा के गुण और कार्य इसमें है व्यवसाय का निर्धारण। हर जाति के व्यक्ति का अपना व्यवसाय होगा, उसे वही व्यवसाय करना होगा। संस्कृति की संरक्षा। हर जाति अपनी संस्कृति की संरक्षा करती है। यदि मैं किसी जाति का मानने वाला हूँ
जैसे साधारण हर कोई होता है, किसी जाति का व्यक्ति होता है तो वह अपनी जाति को मानता है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी जाति की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसे मानना होगा, उसके अनुसार व्यवहार करना होगा, अपनी जाति के पर्वों को मनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारी जाति की संस्कृति की संरक्षा होगी, रक्षा होगी। परस्पर सहयोग, हम हमारी ही जाति के अन्य लोगों की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी जाति का व्यक्ति आगे बढ़े। होते हैं ना ये समाज सम्मेलन हो, समाज संगठन हो, समाज ऐसा हो, समाज वैसा, ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं, ये क्या है, परस्पर सहयोग के लिए ही होते हैं। फिर उसके पश्चात सामाजिक और राजनीतिक पृथक्करण। समाज में हमारी स्थिति चाहे वह आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, इसका विभाजन कौन करती है, जाति व्यवस्था ही करती है, जो हमारा प्रभाव उस क्षेत्र में सम्मुख लाती है। उसके पश्चात है प्रजातीय शुद्धता। हम जिस जाति के हैं, हमें उसी जाति में विवाह करना होगा, तो हमारी जो संतान होगी हमारी ही जाति के रक्त से बनकर होगी। पति भी उसी जाति का, पत्नी भी उसी जाति की, तो होने वाली संतान भी क्या होगी, उसी जाति की होगी। अर्थात दोनों एक ही जाति के हैं, तो होने वाली संतान का रक्त भी शुद्ध होगा, जिससे हम कह सकते हैं ये क्या होगी, प्रजातीय शुद्धता में सहायक होगी। उसके पश्चात नैतिकता। हर जाति की अपनी एक नैतिकता होगी। यदि व्यक्ति एक ही जाति को मानने वाला है और उसके परिवार के सभी लोग उसी जाति के हैं, तो वह नैतिक आचरण करेगा, समाज में गलत व्यवहार नहीं करेगा। और यदि पति किसी जाति का, पत्नी किसी जाति की, तो उनमें क्या होगा, अपने जाति के विचारों को लेकर मतभेद होगा, विरोध होगा, और हो सकता है कि वह विरोध सामाजिक स्तर पे भी उभर कर सामने आए और यह समाज में दंगे फसाद का रूप ले ले। श्रम का विशेषीकरण। अगला कार्य है श्रम का विशेषीकरण। कैसे? एक ही कार्य को करने से, एक ही कार्य को बार बार करने से हम क्या करते हैं, उस कार्य में पारंगत हो जाते हैं। वैसे ही कई पीढ़ियों से उसी कार्य को करने के कारण उस परिवार के लोग या उस जाति के लोग उस कार्य में पारंगत हो जाएंगे, अच्छे से करने लग जाएंगे। जो क्या होगा, किसी कार्य को अच्छे से करना क्या कहलाया जाता है, उस कार्य के प्रति उसका विशेषीकरण। तो उससे क्या होगा, श्रम का विशेषीकरण होगा। अब हम देखते हैं जाति प्रथा के दोष एवं हानियां, जिसे हम दोष भी कह सकते हैं, हानियां भी कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है, दूषित राजनीति। चुनाव के समय क्या होता है कि हम फला जाति के हैं और हमारी जाति का क्षेत्र में प्रभुत्व होना चाहिए, या फलानी जाति के लोग उस क्षेत्र में अधिक रहते हैं, तो उस जाति के व्यक्ति को चुनाव में हम टिकट देंगे। और फिर चुनाव के समय भी क्या होगा, नेता लोग आएंगे, अपनी जाति का प्रभुत्व दिखाएंगे, बोलेंगे कि भाई हमें हमारी जाति को श्रेष्ठ दिखाना है, तो क्या कीजिए भाई, मैं आपकी जाति का हूँ और हमारी जाति इस क्षेत्र में अधिक है, तो हमने चुनाव में विजय प्राप्त करना है। इससे क्या होगा कि भाई राजनीति किस प्रकार की होगी, दूषित होगी, जाति को महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक हानि है। उसके पश्चात व्यवसाय की बाध्यता। कई पीढ़ियों से वही व्यवसाय कर रहे हैं, फिर भी उस व्यवसाय में हमें कोई लाभ नहीं, हमारा मन भी नहीं है, फिर भी हमें क्या करना पड़ रहा है, उस व्यवसाय को करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, उससे हमारा जो व्यवसाय होगा उसमें क्या हमें बाध्यता है, तो हम मन मार के वो व्यवसाय करेंगे जो हमारी आर्थिक अवनति करेगा। उसके पश्चात है राष्ट्रीयता में बाधक या राष्ट्रीय एकता में बाधक। अब हम जाति को कट्टरता से मानेंगे, अपनी जाति को महत्व देंगे, दूसरी जाति को महत्व नहीं देंगे, ऊंच नीच की भावना रखेंगे, तो राष्ट्रीय एकता होगी क्या? नहीं होगी। हम सभी एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे क्या? नहीं बंधे रहेंगे। उसके पश्चात है अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना है। नीची जाति को अगर मैं टच कर लूँ तो क्या हो जाऊंगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, क्योंकि मान लो कि भाई मैं क्या हूँ, ऊंची जाति का हूँ। तो ये क्या है, अस्पृश्यता फैला रही है। उसके पश्चात है अप्रजातंत्रीय। प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र, और जाति व्यवस्था लोकतंत्रीय है क्या? नहीं है। ये हम पर अप्रजातंत्र थोपती
होती है, क्षेत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में किसी जाति का प्रभुत्व रहा किसी क्षेत्र में, तो उसी जाति का व्यक्ति विधायक, सांसद या मंत्री बन जाता है, जो लोकतंत्र को या प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाता है और अपनी ही जाति का प्रभाव उस क्षेत्र में शो करता है या दिखाता है और दूसरी जातियों की तरफ या दूसरी जातियों के विकास तरफ ध्यान नहीं लगाता। फिर उसके पश्चात है श्रम की गतिशीलता में बाधक। जाति व्यवस्था श्रम की गतिशीलता में बाधक है। श्रम की गतिशीलता कैसे कि भाई हम एक ही कार्य को कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, कई जन्मों से कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम उस कार्य को करते करते बोर हो जाएंगे और बोर होकर उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पेशे को छोड़कर यदि हम दूसरे पेशे को अपनाते हैं, हम किसी और पेशे को अपनाने लग जाएंगे और यदि हम किसी और पेशे को अपनाने लगेंगे तो दूसरी जाति के लोग हमसे हमने जो वस्तु का निर्माण किया उन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, कहेंगे कि भाई ये तो फलानी जाति के व्यक्ति ने बनाई है, परंतु ये तो उस फलानी जाति के व्यक्ति ने बनाई हुई खरीदनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अब समाज में ऐसे हम कुछ बिंदु भी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हम पूर्ण रूप से आश्रित है निम्न पर ही, और फिर भी हम क्या कहते हैं कि भाई समाज पर ऊंचे वर्ग का आधिपत्य है, और वास्तविक रूप से होता भी है। पर अब हम देख लेते हैं सिंपल उदाहरण, पूजा करवाना है और हम किसी ब्राह्मण को न बुलाकर शूद्र को पूजा करवाने के लिए बुलाए और शूद्र पूजा भी अच्छे से करवाएगा, फिर भी क्या होगा, उसका विरोध होगा, समाज में कहलाया जाएगा। यदि मैं किसी जाति का हूँ और मैं ब्राह्मण को न बुलाकर किसी शूद्र को बुला लूँ तो मेरी जाति के व्यक्ति क्या कहेंगे मुझे कि इसने जो पूजा की वो सफल नहीं है, क्योंकि यह एक ब्राह्मण द्वारा नहीं हुई है। तो क्या होगा, वह व्यक्ति जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है अभी, वह अपना वर्चस्व दिखाएगा, और जो व्यक्ति ब्राह्मण का कार्य करना प्रारंभ करना चाहेगा वह कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, उसे रोजगार नहीं मिलेगा, श्रम नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगी, श्रम की गतिशीलता में एक बाधक होगी। उसके पश्चात है समाज के विकास में बाधक। अब भाई जाति प्रथा की भावना सबके मन में है, सब अपनी ही जाति को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, दूसरी जाति को निम्न बताना चाहते हैं, तो क्या होगा भाई, राष्ट्र का विकास होगा क्या, नहीं, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे और देश की प्रगति न होकर अवनति होगी। तो ये थी आपकी जाति व्यवस्था। अब हम जाति व्यवस्था को तो हमने देख लिया, समझ लिया, परंतु जाति व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी हो रहे हैं। उन परिवर्तनों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। जाति प्रथा में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे अंतरजातीय विवाह, ये अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ खाना खाना, छुआछूत को न मानना, ये सब परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को हम अगली कक्षा में देखेंगे।